नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10 कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए आत्मकथ्य कविता, माइंड मैप, इजी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बहुत ही इजी तरीके से ये कविता समझाई गई है। कविता का नाम है आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। कविता का माइंड मैप समझ लेते हैं। पूरी क्लास 10 की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर अपनी वीडियोस देख सकते हैं, सैम्पल पेपर देख सकते हैं। आइए कविता स्टार्ट करते हैं। कविता स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कविता के माइंड मैप के ज़रिए पाठ का सार समझा देती हूँ। ये कविता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। कवि परिचय में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी, जिनका जन्म 1889 में वाराणसी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुत सारे नाटक लिखे हैं इन्होंने, बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानी संग्रह भी आपने पढ़े भी होंगे। इनके उपन्यास कंकाल और तितली नहीं पढ़े हैं तो महाकाव्य कामायनी ज़रूर पढ़ा होगा आपने। इनकी सारी रचनाएं बहुत अच्छे से परिमार्जित हैं। अपने काव्य में नारी को इन्होंने प्रकाष्ठा तक पहुंचाया है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, भाषा बहुत सरल है, बहुत सहज है और खड़ी बोली का प्रयोग है। बच्चों, आज जो कविता आप पढ़ने जा रहे हो, जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में क्या बताना चाहा है कि ये संसार जो है वो नश्वर है। वृक्ष की जो घनी पत्तियां हैं वो मुरझाकर गिर जाती हैं। इस संसार में बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके इतिहास के सामने अपनी जीवन कहानी मजाक करने लायक लगती है। फिर भी अपने जीवन वृत्त को लिखने का साहस कौन करेगा जिससे दूसरे हंसी उड़ाएं। किसी को किसी प्रकार से सुख मिलने की संभावना तो है नहीं इससे। तो मेरा जीवन रूपी घड़ा जो है, कवि बता रहा है, खाली है। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मेरे जीवन में आया जो सुख है वो सपने के समान पल भर का था। जीवन की गाथा ऐसी नहीं है कि सब उसमें से मजा लें। मेरे जीवन की जितनी भी व्यथाएं हैं सारी सोई हुई अवस्था में हैं, उन्हें जगाने का अभी समय नहीं है। कवि के जीवन के दुखद पक्ष का वर्णन आपको इस पाठ में मिलेगा। मधुप एक भंवरे का प्रतीक, मन का प्रतीक बताया गया है। पत्तियों का मुरझाकर गिर जाना इस कविता में ढलती उम्र या फिर जीवन के आनंद की समाप्ति की ओर संकेत करता है। गागरीति यानी कि कवि ने अपनी अभावपूर्ण जिंदगी के बारे में बताया है। असंख्य जीवन इतिहास कवि किसे कह रहा है इस कविता में? मन में जितने भी विचार आते हैं उनको। ओके, इसके बाद लोगों ने कवि से निवेदन किया कि वो अपनी आत्मकथा लिखें। अरी सरलता के द्वारा कवि ने इस कविता में निर्लिप्तता का भाव प्रकट किया है। विडंबना शब्द का अर्थ दुर्भाग्य बताया गया है। कवि अपनी आत्मकथा को बड़ी सरल और सीधी सादी समझता है और कवि को ऐसे पल खुशियां दे गए, कैसे? चांदनी रात में पत्नी का जो साथ था। ओके, सुखद समृद्धि। तो कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया था? तो कवि जो था वो सुखद स्वप्न देखकर जाग गया था और कवि ने अपने जीवन की सुखद समृद्धि को पाथे के रूप में देखा है। किसके रूप में देखा है कवि ने? पाथे। पाथे क्या होता है? जब हम कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो अपने साथ भोजन ले जाते हैं, नाश्ता ले जाते हैं, तो वो पाथे का काम करता है। सीवन को उधेड़ का अर्थ यानी कि मन में छिपी बातों को दोबारा याद करना वो बताया गया है। और कंथा यहाँ पर गुदड़ी के लिए कहा गया है या फिर आप रजाई कह सकते हैं। कवि कैसे सुखों की कामना कर रहा है? तो कवि जो उसकी लाइफ को, जो उसके जीवन को आनंद से भर दे, जिसमें उसकी पत्नी का साथ हो, ऐसे सुखों की कामना कवि जो है वो कर रहा है। कवि की जो मौन व्यथा है उसके हृदय में थक कर सो गई है। और कवि के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? समय। हाँ, कवि जो है ऐसे समय को, वर्तमान समय को अपनी आत्मकथा सुनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं मानता और कवि के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है उसकी अपनी प्रेयसी जो जीवन में पल भर का रस घोल कर चली गई है। और कवि जो है वो अपने स्वप्न देखकर जब जगा तो उसे लगा ये तो एक पल का सपना था। आइए कविता पढ़ते हैं। कविता को ध्यान से सुनिएगा। पसंद आए कविता, समझ आए कविता, क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कह रहा है कि मधुप गुनगुनाकर यानी कि जीवन रूपी उपवन में मधुप कौन है? भंवरा। और भंवरा मन रूपी भंवरा है। ठीक है, उपवन में भंवरे घूमते हैं, यहाँ जीवन रूपी उपवन है और मन रूपी भंवरा है। तो कवि कहता है कि जीवन रूपी उपवन में
मन रूपी भंवरा गुंजन करता हुआ, गुंजार करता हुआ, गुनगुनाकर ना जाने कौन कहानी ये अपनी कह जाता, यानी कि ना जाने अपनी कौन सी कहानी कह जाता है। और ऐसी कहानी से किसी को सुख मिलता है या दुख, वो तो कभी नहीं जानता। लेकिन इतना अवश्य है क्या कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी की आज उपवन में, कौन सा उपवन है, जीवन रूपी उपवन, उसमें कितनी अधिक पत्तियां हैं जो मुरझाकर झड़ रही हैं। कवि का जो ये जो स्वर है वो निराशा के भावों से भरा हुआ है। उसे केवल हर तरफ दुख दिखाई दे रहा है, पीड़ा रूपी मुरझाई पत्तियां दिखाई दे रही हैं। उसकी ना जाने कितनी इच्छाएं ऐसी हैं जो पूरी हुए बिना ही मन में घुट के रह गई हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीलिमा क्या होती है? नीलिमा मतलब आकाश, और अनंत क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो, राइट। तो इस नीले आकाश के नीचे ना जाने कितने जीवन इतिहास रचे जाते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन वृत्त लिख जाते हैं। बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं इस विस्तृत आकाश के नीचे जिन्होंने अपने जीवन वृत्त लिखे, लोगों ने उनका मजाक भी बनाया। उन महापुरुषों के जीवन वृत्त के सामने अभावों से भरे हुए, कमियों से भरे, कभी कह रहा है मैं अपने जीवन वृत्त को लेकर अपना मजाक क्यों बनाऊं भाई। तो इसीलिए वो कह रहे हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, कि इस नीले आकाश के नीचे ना जाने कितने जीवन इतिहास रचे जाते हैं। पर ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, पर ये व्यंग्य से भरे होने के कारण पीड़ा को प्रकट करते हैं। ओके, यानी कि अपनी हंसी अपने आप उड़ाते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। तो आत्मकथा लिखने वाले ये सभी महान लोग जो हैं वो अपना जीवन इतिहास लिखकर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं या फिर दूसरों से मजाक उड़वाते हैं। तो लोग इन आत्मकथाओं को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जब एक दूसरे का मजाक बना रहा है तो इस कड़वे सत्य को जानकर भी तुम कहते हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, कि मैं अपने जीवन की कमजोरियों को, दुर्बलता होती कमजोरी, मैं अपने जीवन की कमजोरियों और दोषों को लिखकर सार्वजनिक कर दूं, यानी कि पब्लिश कर दूं इसे। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। गागर रीति मतलब खाली घड़ा, कि मेरा जीवन रूपी घड़ा तो खाली है, अर्थात मेरा जीवन आनंद से रहित है। क्या मेरी दुखी बातें जानकर, मेरी कमियां जानकर, मेरा खालीपन देखकर तुम्हें खुशी मिलेगी? आ गया आपको काव्यांश समझ? चलिए आगे देखते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब कवि क्या कहना चाह रहा है इसमें? कवि कहना चाह रहा है कि जो लोग कवि से आत्मकथा लिखने का निवेदन करते हैं उनसे कवि कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, कि उसकी कथा सुनकर कहीं वे ये ना समझने लगें कि वही उसकी जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले थे। यानी कि वो तो अभी क्या जानना चाह रहे हैं कि आत्मकथा लिख दो, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन तो वैसे ही विडंबनाओं से भरा हुआ पड़ा है। अगर मैं अपनी विडंबनाओं को बताने लगा तो पूछने वाले कहीं यही ना समझे कि कहीं हम विडंबनाओं का कारण तो नहीं बन गए, हमने क्यों पूछा इनसे, है ना। इसीलिए कवि कह रहा है अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब कवि क्या कह रहा है कि ये लोग कैसे हैं? कवि कह रहा है कि ये लोग ऐसे हैं कि उसके भावों के रस को प्राप्त कर कर अपने आप को ये लोग भरने वाले हैं, यानी कि वे अपने को समझे। पहले ये लोग अपने आप को समझे, स्वयं को पहचाने। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यानी कि ये मेरे भावों के रस को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने आप को उनसे भरना चाहते हैं। तो ये विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अरे सरल मन वालों, ये उपहास का विषय है, मजाक का, निराशा का विषय है कि मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं अपने द्वारा, प्रवंचना होता है धोखा देना किसी को, है ना। तो मैं अपने द्वारा, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं अपने द्वारा की गई गलतियों या दूसरों के द्वारा दिए गए धोखों को क्यों प्रकट करूं, क्यों दिखाऊं मैं अपनी आत्मकथा में? जो दूसरों ने मुझे धोखे दिए, या मैंने जो गलतियां की, अपने द्वारा की गई गलतियां मैं क्यों प्रकट करूं? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो कवि कहना चाह रहा है कि आत्मकथा के नाम से मुझे अपनी या औरों की बातें जो है वो जग जाहिर नहीं करनी है, क्योंकि उसके जीवन में ऑलरेडी पीड़ा है, निराशा है। उसके जीवन में पूर्ण रूप से जो पीड़ा और निराशा की कालीमा है, उसमें मधुर, पूरी तरह पीड़ा नहीं है उसकी लाइफ में। उसकी लाइफ में कभी मीठी यादें भी थी। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यानी कि
उसके जीवन में पूर्ण रूप से निराशा की कालापन, निराशा की कालीमा नहीं है। उसमें मधुर चांदनी रातों की मीठी यादें भी हैं। पर वह उज्जवल गाथाओं को कैसे गाए? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, यानी कि वो क्यों गाए उज्जवल गाथाओं को, दूसरों के सामने क्यों प्रकट करे? वह अपने जीवन के जितने भी सीक्रेट पल हैं, कोमल पक्ष हैं, उसमें सभी को अपना भागीदार नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो तो उसकी प्राइवेसी है, वो उसकी निजी यादें हैं। वह अपनी मधुर स्मृतियों में सबकी साझेदारी नहीं चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कभी वो अपनों के साथ खिलखिलाकर हंसा था, मीठी बातों में डूबा था, या फिर उसका मन प्रसन्नता से भर उठा था। उन क्षणों को वो औरों को क्यों बताए? कभी ऐसा कह रहा है कि मिलता कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जा गया। मुझे वह सुख नहीं मिल सका, कभी कह रहा है, जिसे प्राप्त करने के लिए मैं सुख का स्वप्न देखकर सोते से जाग गया। यानी कि मैं तो सो रहा था, लेकिन मैंने स्वप्न देख लिया सुख का ऐसा कि मैं जाग गया। और वो सुख कैसा था? आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। आलिंगन होता है मिलन होना किसी का, कि वो सुख देने वाला उसके आलिंगन में, बाहों में आते आते धीरे से मुस्कुराकर उससे दूर हो गया, उसे प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। और वो सुख क्या था? उसकी प्रेयसी, कवि की जो प्रेयसी है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की, अरुण कपोल क्या होते हैं? लाल गाल। किसकी बात हो रही है? कवि अपने प्रेयसी की, प्रेयसी को याद कर रहा है कि जिस प्रेयसी के लाल गालों की सुंदर मतवाली छाया में क्या अनुरागिनी उषा लेती थी, अनुरागी प्यारी सी उषा भी अपना सुहाग देखती थी। कहने का भाव क्या हो गया कि जिसके लाल गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी सुबह अपनी मधुर सुगंध लेकर प्रकट होती थी। यानी कि कवि की जो प्रेयसी थी ना, उसके गाल वो बहुत सुंदर थी कवि की प्रेयसी, और उसके गाल जो थे वो लाल लाल गाल थे। तो कवि कह रहा है कि इतने लाल गाल थे उसके कि ऐसा लगता था कि जैसे लाल गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी सुबह भी आकर लालिमा चुरा रही है। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, यानी कि उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिसके लाल लाल गालों के समीप रहते हुए ऐसा लगता था कि अनुराग बिखेरती हुई उषा आ गई हो, प्यार बिखेरती हुई। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा में। यानी कि कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि अपने जीवन को एक सफ़र की तरह मानते हुए क्या कह रहा है कि मेरा जीवन थका हुआ है, जिसमें वे यादें जो मेरे जीवन में कभी अच्छे अच्छे पल थे, सुखद क्षण थे, वे यादें थके हुए जीवन में पाथे का काम करती हैं, अर्थात उसे एनर्जी देती हैं, ऊर्जा देती हैं। और पाथे मैंने आपको समझाया है कि जब हम लंबे सफ़र पे कभी जाते हैं ना, तो जो रास्ते में भोजन ले जाते हैं वो पाथे का काम करता है। तो कवि अपने जीवन को भी एक सफ़र की तरह मानते हुए कह रहा है मेरा जीवन थका हुआ है, जिसमें वो यादें जो मेरे जीवन में सुखद पल थे, वो यादें थके हुए जीवन में किसका काम कर रही हैं? पाथे का, अर्थात ऊर्जा दे रही हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा क्या होता है? अंतर्मन, रजाई जिसे कह सकते हैं हम। ठीक है। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मेरी मन रूपी कंथा, कंथा मतलब रजाई, सिली हुई है, उसे तुम उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो, अर्थात मेरी आत्मकथा क्यों जानना चाहते हो। मैं अपनी आत्मकथा दुखों के बारे में नहीं बताना चाहता, तो तुम क्यों जानना चाहते हो। तो कवि लोगों के आत्मकथा लिखने के आग्रह को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि उसके जीवन में वर्तमान में अब कोई भी आनंद नहीं है, कोई उत्साह नहीं, वो निराश हो चुका है। वो किस पे विश्वास करे, वो सोच ही नहीं पा रहा। अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? कवि अपने जीवन को बहुत छोटा सा बता रहे हैं, और छोटा सा बताकर उसकी कहानियां नहीं सुनाना चाहते। वो दूसरों की बातें सुनना चाहते हैं, स्वयं चुप रहना चाहते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। उस कवि का कहना है कि अभी अपने जीवन की कथा कहने का समय नहीं आया है, उसकी व्यथा कथा को शांत ही रहने दो, उसे कुरेदने का प्रयास मत करो। तो यहाँ पर आपकी कविता हुई खत्म। चलिए आगे, कवि ने गागर रीति किसे कहा है? तो कवि ने गागर रीति किसे कहा है बच्चों? पहला ऑप्शन है आपके सामने
खाली पात्र को, अभावपूर्ण जिंदगी को, अज्ञानता को, या अपने रिक्त जीवन को। तो रीति का मतलब क्या होता है? घड़ा, और खाली मतलब उसका जीवन कैसा है? अपने रिक्त जीवन को उसने क्या कह दिया है? गागर रीति। ठीक है। कवि ने अपने जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया है? तो कवि ने अपने जीवन के दुखद पक्ष का उल्लेख किया है। ओके, नेक्स्ट, सीवन को उधेड़ने का अर्थ क्या है? मन में दबी पुरानी बातों को याद करना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कवि अपनी आत्मकथा को कैसी बताता है? तो कवि की आत्मकथा जो है वो उपर्युक्त सभी है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं। आज कहूं इस पंक्ति के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी के स्वभाव के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो जयशंकर प्रसाद जी बहुत बड़े साहित्यकार थे, वे बहुत सरल स्वभाव के इंसान थे, उन्हें साहित्य की समझ नहीं थी, या फिर उपर्युक्त तीनों। तो आपका आंसर क्या होगा? वे बहुत सरल स्वभाव के इंसान थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देते हैं आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? क्योंकि कवि अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमियों का भी वर्णन करना पड़ता है ना आत्मकथा में, इससे बचना चाह रहा है वो। तो कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वो खुद को दुनिया के सामने खास नहीं बनाना चाहता। वो कहता है ऐसा कुछ है भी नहीं मेरी लाइफ में कि लोग वाहवाही करें। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि ऐसा इसलिए कह रहा है कि आत्मकथा लिखने का भी उचित समय नहीं है, वो वर्तमान समय को सही समय नहीं मान रहा, क्योंकि कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। वो अपनी छोटी सी कथा को बड़े आकार देने के लिए बिल्कुल सहमत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? तो कवि की प्रेयसी उससे बिछड़ गई है, कवि के मन पर केवल उसकी यादें रह गई हैं, उसे याद करके वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन का सहारा बनाना चाहते हैं, संबल बनाना चाहते हैं। तो स्मृति को पाथे बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे से है। भाव स्पष्ट करना है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। तो आपको अभी मैंने बता ही दिया है कि सुखद चांदनी रातों की ओर संकेत करता हुआ कवि क्या कह रहा है कि अपनी प्रेयसी की स्मृतियों में वो डूबता हुआ अचानक सोता हुआ जाग गया, और लेकिन उसका जो सपना था वो गले लगाने ही वाला था, बाहों में लेने ही वाला था, कि बस वो सपना क्षण भर का था, टूट गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ये आपको आगे व्याख्या मिल जाएगी। ये पहले की व्याख्या है और आगे दूसरे की व्याख्या है। अगले का भावार्थ आपको आगे मिल जाएगा। जो आपको समझाया गया है बस उसी टर्म्स में मैंने लिखने का प्रयास किया है कि आपको उसी तरह ही समझ में आए। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि कवि अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, नायिका के जो गाल हैं उसमें इतनी लालिमा थी कि उषा भी उसमें अपना सुहाग जो थी वो ढूंढती थी। कवि की जो प्रेयसी थी वो बहुत सुंदर थी। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि अपने प्रेमिका के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मैं दुनिया के सामने ये प्रकट नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरी निजी यादें हैं। ओके, नेक्स्ट, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं बतानी है आपको। तो इस कविता में आपको पहले ही बता दिया था, खड़ी बोली हिंदी का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। कवि ने ललित सुंदर नवीन शब्दों का प्रयोग किया है और अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। आपको मैंने कविता जब पढ़ रहे थे तब तो नहीं पूछा, लेकिन अब मैं पूछ लेती हूँ आपसे। जैसे आपने अभी आत्मकथ्य कविता पढ़ी है तो इस कविता में बहुत सारे अलंकार भी आए हैं। जैसे तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। गागर रूपी रीति कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। ओके, इसी प्रकार से आपने पढ़ा जैसे कौन कहानी ये है अपनी, इसमें कौन सा अलंकार है? कौन कहानी, क और क, यानी कि क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार हो गया। अनंत नीलिमा, इसमें विशेषण क्या है? अनंत नीलिमा में अनंत है। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा उसे
कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया, अपनी प्रेमिका के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। जो भी आपने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में सुना है आप उसे अपने शब्दों में लिखिए। खड़ी बोली, फिर उन्होंने कोमलता, सहज, सरल शब्दों का प्रयोग किया है, श्रेष्ठ कवि हैं। एक तरफ कवि की यथार्थवादी प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है तो दूसरी तरफ प्रसाद जी की विनम्रता भी झलकती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, महान व्यक्ति, महान वीरांगनाएं भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो महान वीर ही हों। ठीक है, महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिए। हम किन्हीं और महान व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने आपको मजबूर किया आत्मकथा पढ़ने के लिए, उनके बारे में भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पर आपका चैप्टर हुआ फिनिश। तो आई होप ये चैप्टर समझाने में आपकी अध्यापिका सफल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगी। टिल देन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी चैप्टर चाहिए हो या कोई भी चीज़ समझनी हो इजी वे में तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन।